अब ये लो देखो, ये सॉल्यूशन का जो चैप्टर है ये हो गया आज से शुरू। और ये जो जिनके पास नोट्स नहीं है वो हाथ खड़े करिए एक बार। ये जो असाइनमेंट नोट्स जो मिले सबके पास है नोट्स, तो लिखो डेफिनेशन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हाँ, क्योंकि जो नोट्स आपके पास उसमें डेफिनेशन लिखी हुई नहीं है, नोट्स में लिखो। ये वाले जो नोट्स है जो तुम्हें मिले हैं इसमें जल्दी से नंबरिंग कर दो भाई, और ये सबके पास होने चाहिए। नंबर 1 अगले पेज पे नंबर 2 3 4 5 6 7 बताइए कितने टोटल? 25 25 है भाई, ये लास्ट नंबर है 25, 1 से 25 करिए नंबरिंग। सबके पास है ना ये? ठीक है, 1 से 25। और अब मेरी बात को ध्यान से सुनते रहो। ये सॉल्यूशन कहते किसे है? सॉल्यूशन जो नोट्स है उसके साइड में लिख दो, सॉल्यूशन आर होमोजेनस मिक्सचर। सॉल्यूशन आर होमोजेनस मिक्सचर of 2 or more than 2 of 2 or more than 2 components। ये जो नोट्स तुम्हें मिले हैं उसी के साइड में जो खाली जगह है, जहां खाली जगह मिले वहीं लिख दो। अच्छा, लड़कियों को बता सकता है होमोजेनस मिक्सचर कौन से होते हैं? अच्छे से मिक्स होते हैं, इसमें कोई पार्ट जो कंप्लीटली सर हर पॉइंट पे उनकी कॉन्फ़िगरेशन सेम। अब सुन लो, लड़कों में कोई होमोजेनस मिक्सचर भाई जिसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन सेम कंपोजिशन और भाई सॉलिड इक्वल होता है। नहीं भाई, देखो सीधा सा हिसाब किताब है जिसकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो, सेम कंपोजिशन हो, ये सबसे बेस्ट है होमोजेनस मिक्सचर को। और भी अच्छी तरह से अगर तुम समझ के इसको लिखो तो वो ये है, तुम खुली आंखों से देख के बता नहीं सकते कि ये चीज है, ये चीज ये है। अभी मान लो मैं यहाँ पर एक कांच का गिलास लूं और उसमें नमक घोल के लाके तुम्हें दिखाऊं ऐसे करके, तुम देख के बता सकते हो सर इसमें तो नमक घुला हुआ है? नहीं बता सकते। इसे कहते हैं होमोजेनस मिक्सचर, यूनिफॉर्म कंपोजिशन। हवा होमोजेनस मिक्सचर, तुम देख के बता सकते हो ये ऑक्सीजन घूम रहा है, ये नाइट्रोजन है, ये CO2 निकल के भाग रहा है यहाँ से, बता ही नहीं सकते। यूनिफॉर्म। अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म या फिर कह लो हेट्रोजेनस मिक्सचर कौन सा हो गया भाई? जो तुम्हारी आंख ना देख के बता सकती है कि ये है और ये है। द बेस्ट एग्जांपल इज नवरत्न मिक्सचर। खाइए किसी ने नमकीन? यस सर। नवरत्न की मिक्सचर, उसमें 9 चीजें डली होती हैं, तुम देख के बता सकते हो ये मूंगफली है भाई, अच्छा ये मटर है, वो हरी वाली। तो तुम अपनी खुली आंखों से देख के डिस्टिंग्विश कर पाए हेट्रोजेनस मिक्सचर? नहीं कर पाए। होमोजेनस मिक्सचर। सॉल्यूशन के अंदर हम सब कुछ होमोजेनस मिक्सचर पढ़ेंगे, ठीक है ना, जिसमें क्या होगी? यूनिफॉर्म कंपोजिशन। अच्छा, अब अगर कोई तुमसे कहे कि सॉल्यूशन किस तरीके से कैसे बनता है, तो देखो सॉल्यूशन बनने का जो तरीका है वो है इस तरीके से, सॉल्यूट प्लस में सॉल्वेंट। ज्यादा गहराई पे बिल्कुल मत उतरना। सॉलिड और सॉल्वेंट तुम्हारे 12th क्लास में पता है सिर्फ इतना है कि सॉल्यूट जो होते हैं वो कम होते हैं और सॉल्वेंट जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं, ठीक है भाई। और इस बहन में भी मत रहना कि यार तुम ना चीनी को पानी में मिला दोगे बन गया वो सॉल्यूशन, इसे सॉल्यूशन कहते हैं। नहीं भाई, सॉल्यूशन है ना, सॉलिड सॉल्यूशन भी होते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन भी होते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन भी होते हैं और गैस सॉल्यूशन भी होते हैं। ये सारे होते हैं सॉल्यूशन।
सॉलिड सॉल्यूशन बेस्ट एग्जांपल ब्रास, ठीक है ना। ब्रास किस किस से मिलकर बनता है भाई? कॉपर और जिंक, ठीक है ना। इस तरीके से और भी बहुत से, जैसे स्टेनलेस स्टील, स्टील के अंदर क्या है, सब कुछ सॉलिड है। अच्छा एक तो ब्रास हो गया। अच्छा ब्रोंज, ब्रोंज किससे मिलकर बनता है भाई? कॉपर और टिन, कॉपर भी सॉलिड, टिन भी सॉलिड, ब्रोंज मेटल में जो ब्रोंज होता है वो वाला, ठीक है। तो ये सॉलिड सॉल्यूशन हो गया। लिक्विड सॉल्यूशन बड़ा सिंपल यार, बेंजीन में टोलुइन मिला दो, वो भी लिक्विड था, वो भी लिक्विड था, बन गया सॉल्यूशन। और बेंजीन में टोलुइन हम कई बार मिलाएंगे। क्लोरोफॉर्म भी लिक्विड होता है, उसको बेंजीन में मिला दो, बन गया। ये नहीं कि नमक में पानी मिल गया ये सॉल्यूशन होता है, 9th में तुम्हें पढ़ाता और अभी वही चलता रहेगा। अब हम अपर लेवल की बात करेंगे सारी। गैस सॉल्यूशन बड़ा सिंपल है, जिसमें एक एग्जांपल देखते हैं तुम में से कितने बच्चे दे पाएंगे। सॉल्यूट तो है आपका, मान लो सॉलिड, और सॉल्वेंट है आपका गैस। एग्जांपल बताओ, सॉलिड इन गैस। कैम्फर इन बहुत बढ़िया, यूट्यूब देख के भी आए कुछ बच्चे। सब कुछ नहीं है। कैम्फर को किस में डालेंगे बताओ? नाइट्रोजन गैस। ये भी सही है भाई, बेस्ट एग्जांपल है, सही है, बिल्कुल सही है। और भी डेली लाइफ में से बता रहा हूँ भाई। सॉलिड इन गैस का एग्जांपल पता है क्या है? जो डस्ट पार्टिकल हवा में घूमते हैं ना, वो डस्ट पार्टिकल है सॉलिड, और जो हवा में घूम रहे हैं वो गैस। स्मोकिंग जो करते हैं उसमें जो धुआं निकलता है ना, उसके अंदर भी कार्बन सॉलिड, और कहाँ पे वो गैस। अब बताइए लिक्विड इन गैस, बताओ भाई, या वाटर इन गैस, वाटर वेपर हो गया, या फिर धुंध पड़ती है ना, धुंध सर्दियों में, उसमें भी छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट होते हैं, किसमें? गैस में। तो ये भी है। तो कहने का मतलब ये नहीं है कि हम इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ नमक में पानी ही मिलाएंगे। इस चैप्टर में हम बहुत कुछ मिलाएंगे, और बहुत ज्यादा जो पढ़ेंगे वो लिक्विड पढ़ेंगे, ठीक है ना। बहुत ज्यादा लिक्विड है इसमें, रोल्ट लॉ, हेनरी लॉ सब आने वाले हैं। अब तुम्हारे टीचर अगर कोई पूछे कि हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश सॉल्यूट और सॉल्वेंट, तो तुम कह सकते हो जो ज्यादा अमाउंट में होता है वो यूजुअली वर्ड यूज किया है, वो क्या होता है? सॉल्वेंट होता है। आमतौर पर जो ज्यादा अमाउंट में होता है वो सॉल्वेंट होता है, और जो लेस अमाउंट में होता है वो खत्म। या फिर तुम बता सकते हो एक और भी भयंकर चीज, ये थोड़ा सा अपर लेवल की है, नीट लेवल की है, जिसका मैं इसको स्पेशल लिखवाना क्या इसमें लिखा हुआ है, देखो। सॉल्वेंट किसे कहते हैं? जिसका लो बॉइलिंग पॉइंट हो, और सॉलिड किसे कहते हैं? जिसका हाई बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना। इसके आगे भी यूजुअली, ठीक है ना, परमानेंटली कोई ऐसा नहीं है इसमें से, यूजुअली। अच्छा अब आ जाते हैं हम एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। आज का खास टॉपिक कंसंट्रेशन इन सॉल्यूशन। और जल्दी से अपनी एनसीईआरटी में जाओ और देखो टॉपिक कौन सा है, कंसंट्रेशन इन सॉल्यूशन। ओके, ये है आपका 2.2 एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन इन सॉल्यूशन। टाइप ऑफ सॉल्यूशन भी लिखेंगे हम। और अपने जो नोट्स हैं जो तुम्हें मिले हुए हैं, जो भी अनकम्प्लीट है, इनको जल्दी से कंप्लीट करना भाई। 2.1 टाइप ऑफ सॉल्यूशन, जहां जगह मिले अपने नोट्स में लिख दो टाइप ऑफ सॉल्यूशन। और यहां पर स्पेशल लिखो बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन जिसमें एक सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट, ठीक है। दूसरा लिखो टर्नरी सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें दो सॉल्यूट, 2 सॉल्यूट प्लस में 1 सॉल्वेंट। सॉल्वेंट हमेशा बन रहेगा भाई। और जहां 1 सॉल्यूट प्लस 1 सॉल्वेंट, दैट इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन, जो हम सीबीएसई यानी 12th क्लास में सबसे ज्यादा पढ़ने वाले हैं। एक होता है क्वाटरनरी सॉल्यूशन।
तो उसमें इसी हिसाब से बता दो 3 सॉल्यूट और 1 सॉल्वेंट, ये होगा। ठीक है, और ये अपने नोट्स में लिखना। हाँ बिल्कुल, नोट्स में लिखते रहो, बढ़िया। अब आ जाओ दूसरे टॉपिक पे। इन्होंने देखो बहुत से एक टेबल दे रखी है, टेबल 2.1, जिसमें अभी अभी जो भी हमने सीखा वो था सॉलिड सॉल्यूशन होते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन भी होते हैं और गैस सॉल्यूशन भी होता है। अच्छा, यहाँ भी उन्होंने क्लोरोफॉर्म विद नाइट्रोजन गैस दिया है, प्रियंका बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। अब हम चलते हैं टॉपिक नंबर 2.2 पे, एनसीईआरटी का अगला पेज, एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, और यहां से होती है जंग की शुरुआत पहली तरह की न्यूमेरिकल। यहाँ 3 तरह के न्यूमेरिकल है टोटल। फर्स्ट टाइप तो यही है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। चलो, लड़कों में कंसंट्रेशन को और क्या बोलते हैं? किसने बताया? बहुत बढ़िया, किसने बताया? सही है, और कोई? अच्छा, लड़कियों में कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? आमतौर पर एक धारणा बनी हुई है कि कंसंट्रेशन जहां भी आ जाए मोलैरिटी, लेकिन ये सच बात नहीं है। कंसंट्रेशन पता है कितनी होती है? ये 6 तरह की होती है, 1 2 3 4 5 और 6। हर किसी को कंसंट्रेशन कहते हैं। पहले का नाम है मास परसेंटेज, दूसरा वॉल्यूम परसेंटेज, तीसरा मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। ये 3 तरह, इन सभी को कंसंट्रेशन बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा अगला है इसके बाद ppm, पार्ट्स पर मिलियन। अगर ppb आ गया तो पार्ट्स पर मिलियन। हमारे दांतों में फ्लोराइड की मात्रा जो तुम कोलगेट करते हो ना, उसमें ना 2.2 ppb अगर आपके दांत उसमें कोलगेट में फ्लोराइड नहीं है तो आगे चल के इन दांतों में येलो लेयर जम जाएगी, ये लंबी सी, जो तुमने राजस्थान में देखी होगी। मतलब बहुत से लोगों के वहां पर दांतों में ना ऐसे येलो लेयर होती है, वो फ्लोराइड की कमी होती है। तो तुम ये मत सोचना कि इसमें कोलगेट ना करने का फायदा सिर्फ इतना ही है, वो जो जम्स हटाता है बस वो बहुत कुछ करता है दांतों के अंदर। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन हो गया। ppb क्या हो गया? पार्ट्स पर मिलियन। 1 बिलियन में कितनी जीरो? 10 की पावर 9, बिल्कुल ठीक। ये है बिलियन और ये है मिलियन। इस चैप्टर में हम ये 2 बहुत पढ़ेंगे, मिलियन बिलियन। और कभी नीट की तैयारी करेंगे तो 10 की पावर 12 ट्रिलियन भी पढ़ेंगे। रजिस्टर पे वैसे तो वहां पर लिखा हुआ है नोट्स में, लेकिन समझते रहो बिलियन। YouTube पे एक कोई भी ऐसा वीडियो बताना जो सबसे ज्यादा देखी जाने वाली वीडियो है, मोस्ट व्यूड YouTube वीडियो इन द वर्ल्ड। सर डेस्पेसिटो डेस्पेसिटो 7.1 बिलियन। उससे ज्यादा बेबी शार्क, उससे ज्यादा बेबी शार्क है भाई, बेबी शार्क 10.7 बिलियन। इतनी तो दुनिया नहीं है, इतना वो बेबी शार्क देख रखा बच्चों ने। वो छोटे छोटे बच्चे वो उसी में लगे रहते हैं, वो चल गया फिर दोबारा से घुमा के फिर वही वो चल गया। और कई बार तो वो बेबी शार्क वहां चल रहा है, वो वहां खेल रहे हैं वहां पर। तो इन बच्चों ने इतनी बढ़ा दी कि दुनिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला जो सॉन्ग है वो बेबी शार्क, ठीक है ना, 10.7 बिलियन। तो बिलियन आप समझ जाओ 10 की पावर 9 होती है। 100 करोड़ को 1 बिलियन बोलते हैं, 100 करोड़ को। हमारे इंडिया का टॉपेस्ट सॉन्ग जो YouTube पे देखा गया है हनुमान चालीसा, मेरे ख्याल में 1.5 बिलियन है ये, 1.5 बिलियन के आसपास, सिर्फ 1.5। और इतनी ही शायद हमारी पॉपुलेशन है, अप्रोक्स लगा दे तो बिलियन मिलियन ट्रिलियन समझ गए होगे तुम। ये बड़ी सिंपल सी चीज है जो डे टू डे लाइफ में हम यूज कर भी रहे हैं, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे। तो पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर बिलियन। आगे चले तो भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मोल फ्रैक्शन।
मोल फ्रैक्शन। इंडिया का कोई एक ऐसा ह्यूमन बीइंग बताओ जो इंस्टाग्राम पे सबसे ज्यादा फॉलोड किए जाने वाला है। क्या? किसी ने बताया रोनाल्डो। रोनाल्डो रहता है भैया सोनीपत। ठीक है, 195 मिलियन फॉलोअर हैं विराट कोहली के वर्ल्ड में। 195 मिलियन। पता है दूसरे नंबर पे कोई है ना तो वो इससे 100 मिलियन पीछे है। उन्हें ये नहीं पता कौन है, धोनी कौन है, कोई हो सकता है नरेंद्र मोदी हो, लेकिन जो भी है वो उससे 100 मिलियन पीछे है। अब तुम अंदाजा लगाओ क्या कौन है। विराट कोहली इंडिया में बात हो रही है ना, वर्ल्ड की तो रोनाल्डो है, वर्ल्ड में तो रोनाल्डो है नो डाउट। आगे चलो, मोल फ्रैक्शन के बाद मोलैरिटी, मोलैरिटी, उसके बाद मोलैलिटी, उसके बाद नॉर्मैलिटी और फॉर्मेलिटी होती है, लेकिन वो आपकी प्रैक्टिकल में यूज होगी। नॉर्मैलिटी तक पढ़ेंगे हम आप, ठीक है। शुरुआत करते हैं इसकी, लिखो भाई मास परसेंटेज। मास परसेंटेज और जितने भी न्यूमेरिकल इस बच्चे ने नहीं किए हैं तो उसकी पूरी एक सीरीज बना ली है मैंने, उनको हम साथ साथ ऐड करते चलेंगे। जिस जो जो छोटी छोटी गलतियां इस पे होगी हैं उसको हम पूरा करेंगे। हालांकि टॉपर है लेकिन फिर भी हम अपने हिसाब से पूरा अच्छे नोट्स बनाएंगे इस बार। एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन में भाई पहला नंबर आता है, नंबर 1 मास परसेंटेज। जिन बच्चों ने 11th क्लास यहाँ पढ़ी होगी जिनके लिए रिवीजन है, हाँ न्यूमेरिकल नए नए आएंगे, ठीक है, ये सब रिवीजन है। मास परसेंटेज बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यार। मास परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है ना। यहाँ केमिस्ट्री और साइंस की दुनिया में एक्यूरेसी पे काम होगा, सारा काम एक्यूरेसी पे। जैसे तुम्हारे घर में तुम्हारी मम्मी कभी कोई बोलती है चाय बना लो और ना 4 कप चाय बना लेना, उसमें 4 चम्मच चीनी डाल देना, इस तरीके से बोलती है। तो वो ना 4 चम्मच कैसे डाल दी तुमने, चम्मच छोटी थी बड़ी थी वो सब चलता है। लेकिन केमिस्ट्री की दुनिया में जितना भी एक्सप्रेशन हम पढ़ेंगे ना वो बहुत एक्यूरेट होगा। यहाँ तुम ये नहीं कह सकते भाई आधा चम्मच है ना इसमें NaCO3 डाल दो, आधा चम्मच डाल दो हो जाएगा काम। तुम ऐसे नहीं बोल सकते इसमें ना आधा गिलास एसिटिक एसिड डाल दो, नहीं, आपको बताना पड़ेगा कि यहाँ पर 5.5 ml डालना है या फिर बताना पड़ेगा यहाँ 1.2 ग्राम डालना है। हर चीज की एक्यूरेसी होगी। इसी को सिखाने के लिए एक्सप्रेस करते हैं हम कंसंट्रेशन इन सॉल्यूशन। डे टू डे लाइफ में यूज का होते हैं भाई ये सारे के सारे हर जगह पे। तुम्हारे घर में अगर मान लो एक टैबलेट आती है एंटीबायोटिक की, टैबलेट देखी है, उसके पत्ते के पीछे तुमने कभी देखा है कैसी वैल्यू दी होती है? ऐसे दी होती है भाई। इसके अंदर डाइक्लोफेन डला हुआ है 0.3% W/W। इसके अंदर पैरासीटामोल डला हुआ है 0.01% W/W। इसके अंदर फेनेंड्रोफिन डला हुआ है 0.8 या % W/W। अरे ये W/W है क्या? ये है मास परसेंटेज। टैबलेट जितनी भी होती हैं वो सारी W/W। अच्छा, कफ सिरप, कोरेक्स, बेनिड्रिल, इनमें क्या होता है? इनमें होता है भाई नोरेंथिंड्रोन 0.1% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अब V/V आ गया, लिक्विड की बात होगी तो V/V आएगा। अल्कोहल डाला हुआ है भाई इसमें 0.3% V/V। जैसे बियर के अंदर कितना होता है बियर के अंदर अल्कोहल वगैरह हमने पीते भाई। तो अब तुम नहीं पीते। चैप्टर नंबर 11 का पता क्या नाम है? अल्कोहल।
और टीचर कहना ये वाला चैप्टर करना है, ध्यान नहीं देते। 8% V by V। रेड वाइन के अंदर होता है 12% V by V। वो सारे V by V आपको ना समझ में आने लगेंगे जब भी तुम कोई लिक्विड सिरप देखोगे ना, तुम्हें समझ में आने लगेगा V by V क्यों है, सब कुछ ही है, ठीक है ना। एक्सप्रेसिव कंसंट्रेशन। तो शुरुआत करते हैं मास परसेंटेज की, न्यूमेरिकल की। परसेंटेज है तो भाई देखो 10 की पावर 2 यानी 100 से मल्टीप्लाई किया गया है। 1 कंपोनेंट 2 कंपोनेंट जो भी है। पहला क्वेश्चन, यहाँ से एक क्वेश्चन की सीरीज बनी है, इस पे बेस्ड पूरी एनसीईआरटी में जितने क्वेश्चन है हम इसी के नीचे करेंगे। जितने क्वेश्चन है टोटल, कोई फ्यूचर के लिए क्वेश्चन नहीं छोड़ा जाएगा। छान दी सारी एनसीईआरटी, कुछ तो इस बच्चे ने, कुछ मैंने भी छान दी। लिखो 2 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। एक मिनट लिखना नहीं है, बस सुन लो क्योंकि इसमें लिख रखा है, अब हमारा टाइम बचता रहेगा। 2 ग्राम ऑफ क्या, ग्लूकोज, इसको मिक्स किया गया है। क्वेश्चन दिख गया ना सभी बच्चों को, हमने नोट्स में आ जाओ, उसमें देखो 2 ग्राम ऑफ ग्लूकोज मिक्स विद 18 ग्राम ऑफ सुक्रोज, फाइंड मास परसेंटेज। बताओ भाई मास परसेंटेज क्या होगी, क्या होगी भाई? मास परसेंटेज इक्वल टू मास ऑफ वन कंपोनेंट, ग्लूकोज का मास, सॉल्यूशन का मास 2 + 80 इनटू में। अब ना मैं ना यार एक्सप्रेशन पे ध्यान दूंगा ज्यादा। मास परसेंटेज जिसका भी निकालना है उसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू 2/20 इनटू में 100। तो आ गया भाई तुम्हारा 10% और W/W। क्या इस बच्चे ने दोनों चीजों पे ध्यान दिया? नहीं। मास परसेंटेज के नीचे लिख लो ब्रैकेट में ग्लूकोज और आंसर पे लिख लो, आंसर पे दे रखा है 10% W/W। समझ गए सारा खेल? अगला क्वेश्चन, ये आसान था। अगला क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.28 है, निकाल लो क्वेश्चन, निकाल लो कि इस बच्चे ने क्वेश्चन लिखा नहीं है। क्वेश्चन है कैलकुलेट मास परसेंटेज। भाई जो पीछे बात कर रहा है मैं बाहर भेजूंगा तो बाहर से लीजिए, ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं चाहिए बिल्कुल भी, तुम्हारी वजह से डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ एस्पिरिन। बताओ एस्पिरिन का यूज कहाँ होता है? टैबलेट है, टैबलेट ही है, बिल्कुल है। किस बॉडी में किस डिजीज के लिए यूज करते हैं एस्पिरिन? हेडेक के लिए। और भी सुन लो, हेडेक तो सबको पता होगा, डिस्प्रिन होगी, एस्पिरिन होगी। और भी सुनो, जिन लोगों को हार्ट अटैक आता है तो डॉक्टर उन्हें क्या देते हैं? एस्पिरिन देते हैं, क्योंकि ये ब्लड की थिकनेस को कम करता है। जो गाढ़ा ब्लड होता है ना तो उसको डाइल्यूट कर देता है ये। तो वो हर टाइम या अगर दिन में 4 बार अपने मुंह में एस्पिरिन रखते हैं बस। वो एस्पिरिन अभी तुम्हारे में एक चैप्टर आएगा कि एस्पिरिन का क्या क्या यूज है, तो याद रखना ब्लड की थिकनेस कम करता है, यूज्ड बाय हार्ट अटैक पेशेंट। रजिस्टर के टॉप पे लिख लो एस्पिरिन इज इक्वल टू यूज्ड बाय हार्ट अटैक पेशेंट। और क्यों करते हैं तुम्हें पता लगी क्या? एक तो ब्लड के क्लॉट नहीं बनने देता और ब्लड की थिकनेस कम करता है, इसीलिए। तो कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ एस्पिरिन इन एसीटोनाइट्राइल व्हेन 6.5 ग्राम ऑफ एस्पिरिन इज डिसॉल्व्ड इन 450 ग्राम ऑफ एसीटोनाइट्राइल। तो बताओ भी मास परसेंटेज क्या होगी? तो तरीका देखो, जेन्युइन तरीका, एस्पिरिन इज इक्वल टू mass of one component 6.5 mass of solution into में 100 और ये आपका आंसर आ गया 1.42% W/W। ठीक है।
नॉर्मली अगर आपको सर में दर्द है तो कौन सी गोली खानी चाहिए? एस्पिरिन के अलावा बता दो एक आदमी। डिस्प्रिन, पता है डिस्प्रिन बैन कर दी, बैन कर दी। और यूएस में तो 10 साल पहले बैन हो गई थी, वहां तो विक्स भी नहीं मिलती। ओवर द काउंटर ओटीसी, जितने भी ओटीसी ड्रग्स होते हैं ना उनमें ये पहले मिलते थे, लेकिन ये बैन हो चुके हैं और इनका नेगेटिव इम्पैक्ट है लॉन्ग टाइम अगर डिस्प्रिन खाए तो। इसीलिए हमें क्या खानी चाहिए सर में दर्द होने पर? बोलो बच्चों। एम्पेक्सिलिन क्या खा रहे हैं? बोलो भाई क्या खाना चाहिए? तुम्हें ये नहीं पता? बहुत बढ़िया। और कोई बच्चा? डोलो, बहुत बढ़िया। कभी भी याद रखो, तुम्हारे घर वालों को ही बताना हो तो डोलो 650। अगर कोई एज ज्यादा है 15 या 18 प्लस है, डोलो 650 बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट। आज भी यूएस में यही दे रहे हैं, डोलो 650। ठीक है ना? यहाँ तो सब कुछ धड़ल्ले से चल रहा है और जो भी चल रहा है वो बहुत गलत चल रहा है। या तो पैरासीटामोल, जो कि डोलो यही होती है, बस 650 mg है ये। द बेस्ट एंड द सेफेस्ट ड्रग फॉर हेडेक। आगे चलते हैं भाई। ये इस बच्चे ने थोड़ी गलती करी है, इसको ठीक करो। एक्सरसाइज 2.7 है ये, ना कि 27। 2.7 डीएवी का सबसे चाहिए था क्वेश्चन, सबसे चाहिए था। यही देते हैं हर बार, पहले यूट्यूब में उठा के ये दे देंगे। क्या है क्वेश्चन 2.7 में? देखो, a solution is obtained by mixing 300 gram of 25%, 400 gram of 40%, solution by mass। by mass का मतलब है W by W। Calculate mass percentage of the resulting solution। ये देखने में थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा कितना गंदा है, लेकिन ये बहुत आसान है। ये देखो 300 ग्राम ऑफ 25%, 400 ग्राम ऑफ 40%। 40% जो दे रखी है ना असल में ये सॉल्यूट है। देखो 25%, 300 का 25% बताओ कितना हो गया? 75 ग्राम सॉल्यूट हो गया और जो बाकी बच गया वो सॉल्वेंट हो गया। ठीक है ना? तो इसका पहले 25% निकालो, फिर बाद में करेंगे डिस्कशन। 25% कितना हो गया भाई? 75 ग्राम। समझ जाओ ये सॉल्यूट आ गया। आगे इसका बताओ। इसका आ गया भाई तुम्हारा 160 ग्राम, ये सॉल्यूट आ गया। अब बताओ क्या कह रहे हैं? दोनों को उठाओ और एक बीकर में डाल दो, 300 और 400। तो कोई बच्चा मुझे बता सकता है, जब मैं मास परसेंटेज निकालने बैठूंगा जो कि सॉल्यूट की होगी, जाहिर सी बात है सॉल्यूट की, तो इज इक्वल टू मैं मास ऑफ सॉल्यूशन क्या रखूं? ये 300 तो सॉल्यूशन था ना, 400 की सॉल्यूशन है। दोनों सॉल्यूशन मिक्स हो गए तो कितना हो गया? 700। यानी 300 प्लस 400 सॉल्यूशन हो गया। अब कोई बच्चा मुझे बताएगा, 100 भी सभी को पता है, ऊपर क्या लिखूं? मास ऑफ सॉल्यूट क्या लिखूं? बोलो क्या लिखूं भाई? 75 plus 160। दिस टू बी एडेड बाय दिस। जो भी आ गया वो सॉल्यूट का सम आ गया तुम्हारा। कितना आ गया बोलो? 75 plus 160 and the answer will be 235 upon 700 into 100। 2 0 से 2 0 और आंसर आ गया भाई तुम्हारा 33.3% W by W। ये क्वेश्चन डीएवी के अलावा प्री बोर्ड में भी देखा है मैंने। प्री बोर्ड जो होता है ना गवर्नमेंट का, उसमें भी ये क्वेश्चन 1 मार्क का हुआ है। 1 मार्क का ही आएगा, कभी तुम सोचो ज्यादा नहीं। अगली लोकेशन पे पहुंचो, इन टेक्स्ट का 2.1। इन टेक्स्ट का 2.1
Calculate mass percentage of benzene and carbon tetrachloride. CCl4 को बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है ना। अच्छा, कोई यूज बता सकता है CCl4 का? लिख लो नोट्स में, इस बच्चे ने नहीं लिखा। CCl4 का काम होता है आग बुझाने के काम आता है, फायर एक्सटिंग्विशर। CCl4 फायर एक्सटिंग्विशर CCl4। क्वेश्चन बड़ा साफ है, मास परसेंटेज निकालनी है। तो मास ऑफ वन कंपोनेंट, अगर हम मान लो बेंजीन का निकाल रहे हैं, लोकेशन लिख दो भाई इसकी इन टेक्स्ट का 2.1 है ये, जहां पर हम निकाल रहे हैं मास परसेंटेज किसकी भाई? बेंजीन की। तो क्या हो गया बताओ भाई? 22, 22 प्लस में बोलो। 122। बहुत बढ़िया, 122 इंटू में 100। और ये बेंजीन की परसेंटेज कितने की? 15.28% W/W। तो बताओ भाई मास परसेंटेज तुम CCl4 की क्या बोलोगे? 100 बहुत बढ़िया, क्योंकि टोटल है ना ये, तो 100 माइनस में 15.28 और आंसर आ गया 84.72%। ये है मास परसेंटेज ऑफ CCl4। ये भी खत्म। अब इसको पूरे चैप्टर में घूम जाना, तुम्हें कहीं भी मास परसेंटेज का न्यूमेरिकल और कहीं नहीं मिलेगा। खत्म, पूरी एनसीईआरटी के सारे खत्म। अब एक क्वेश्चन है, चुनिंदा क्वेश्चन, जो मैंने आज ये निशान लगाया था, एक्सरसाइज का 2.3 का 4th पार्ट देखियो। एक्सरसाइज 2.3 का 4th पार्ट, डिफाइन मास परसेंटेज। अब मास परसेंटेज की जो डेफिनेशन है वो आज आपके मैं होमवर्क में दूंगा, उसमें डेफिनेशन होगी भी, तो उसको जरूर लिख लेना। इस बच्चे ने नहीं लिखी, ठीक है। मास परसेंटेज की डेफिनेशन देखो, हमने कोई ध्यान भी नहीं देता कि मास परसेंटेज की डेफिनेशन बन भी सकती है, और जबकि इस पे क्वेश्चन भी पुट कर रखा है इन्होंने। हालांकि तुम बनाने को तो कैसे बना लो, इट इज डिफाइंड एज मास ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, लेकिन वो और अच्छी तरीके से बनाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, वॉल्यूम परसेंट। ये फर्स्ट का बी पार्ट है, वॉल्यूम परसेंट। तो ये हो गया आपका भाई वॉल्यूम ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। वॉल्यूम परसेंट का जो यूज है ना, कस्टम डिपार्टमेंट में, जैसे जब बाहर देश से अल्कोहल जब हमारे इंडिया में आता है ना, इंपोर्टेड अल्कोहल बोलते हैं, इंपोर्टेड बियर, इंपोर्टेड ये, इंपोर्टेड वाइन, जो भी जो इंडिया में नहीं बनती बाहर बनती है वो, तो वो कस्टम डिपार्टमेंट वाले ना उनको जब जैसे आपकी जॉब लगेगी तो आप जब साइन मारोगे ना ओके, तब वो अंदर जाएगी इंडिया में, नहीं तो नहीं जाते। तो कस्टम डिपार्टमेंट वाले बाहर से इंपोर्टेड चीजों को की देख रेख, उनकी देख रेख में अंदर आती है कुल मिला के। तो यहाँ पर मोस्टली क्वेश्चन अल्कोहल के होंगे, लिखो नहीं तो देखो। 4 ml ऑफ अल्कोहल डिसॉल्व इन 28 ml ऑफ वाटर। बोर्ड पे देखना एक बार, मास ऑफ वन कंपोनेंट अल्कोहल का निकालना है, वॉल्यूम परसेंट ऑफ अल्कोहल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वन कंपोनेंट 4 ml ओके डिवाइड बाय 32 4 प्लस में 28 इनटू में 100। बताओ आंसर कितना आ गया इसका? 12.5 ये आ गया 12% V बाई, ये V बाई 0। अल्कोहल का यूज बताना, फॉर ड्रिंकिंग पर्पस के अलावा सैनिटाइजर बताया। अच्छा और बोलो, कफ सिरप भी ठीक है, और बोलो। बहुत बढ़िया, पेपर। जिन बच्चों को नहीं पता वो सुन लो, ये जो पेपर बनते हैं ना, इसमें मेजर रोल होता है अल्कोहल का। इनमें जो आग लग जाती है ना बहुत जल्दी, वो अल्कोहल की वजह से है। द ग्लॉसी पेपर मैगजीन जो तुमने देखी हो, उनमें जितनी भी चिकनाहट है वो अल्कोहल की वजह से है, ठीक है। तो ये एक मेजर यूज है, जब हम अल्कोहल का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे।
अब आगे चलते हैं नंबर 3 पे, और न्यूमेरिकल नहीं है, मास बाय वॉल्यूम परसेंट। इसमें कुछ नहीं लिखना, तुम्हें सीधा सीधा लिख लो, मास ऑफ सॉल्यूट dissolve in 100 ml of solution, dissolved in 100 ml of solution। नमक को पानी में डालने का बेस्ट एग्जांपल ये मास बाय वॉल्यूम परसेंट, ठीक है। वैसे कफ सिरप में जो तुम बता रहे हो ना, उसमें ना कोडीन डलता है, कोडीन। जो बेनेडिल थी, अब तुम कहीं भी ढूंढ लो बेनेडिल मिलेगी नहीं तुम्हें, ढूंढ के लिए ला के दिखा दिया मेरे को। बेनेडिल पे लगा दिया बैन, क्यों लगा दिया? इसके अंदर डलता था कोडीन, और कोडीन उतना ही भयंकर है जितना हेरोइन, मॉर्फिन, कोडीन, ओपियम, रूल, ये सारे नार्कोटिक ड्रग हैं, सारे नार्कोटिक ड्रग हैं। एक बार इसको खा लिया तो उनकी लत पड़ जाती है। तो उन्होंने, गवर्नमेंट ने क्या किया, लोग क्या करते थे, 35 रुपए की ले लेते थे बेनेडिल, और 1 या 2 आप ना 2 चम्मच पी जाओ एक बार इसको, तुम्हें ना 10 घंटे की ऐसी नींद आएगी, तुम्हारे मुंह से राल निकल के यहाँ जा रही है, ऐसे जैसे सोते हैं ना खर्राटे मारने वाली नींद होती है, बिल्कुल गहरी, वो आती है सिर्फ 2 चम्मच में। अब सोचो वो ना एक बार में पूरी बोतल पी जाते थे। अब इससे क्या होगा, 24 आवर के लिए बॉडी पैरालाइज होगी, पैरालाइज, पता ही नहीं तुम कहाँ पड़े हो, तुम चाहे नाली में पड़े हो, लेकिन वाह मजा आएगा। और कितनी भी गंदगी जगह पे पड़े हो, कहीं पड़े हो, तो पड़े ही रहोगे। थर्सडे को लेटे हो, आँख खुलेगी फ्राइडे को, ऐसा लगेगा जैसे थर्सडे नहीं, फ्राइडे नहीं, सैटरडे को ऐसा लगेगा जैसे फ्राइडे आया ही नहीं था, मतलब कल सोया था यार। 24 घंटे के लिए बॉडी पैरालाइज, इस वजह से इन्होंने बैन कर दी। और ये जितनी भी ड्रग्स हैं, ये सारे के सारे पूरी तरह से बैन है, एक को छोड़ के। मॉर्फिन बैन नहीं है। मॉर्फिन 2 जगह पे मिल सकती है आपको, एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, यहाँ मिल सकती है, प्राइवेट में किसी में नहीं, प्राइवेट में किसी हॉस्पिटल की औकात नहीं जो मॉर्फिन अपने पास रख ले। एक आर्मी वालों को दी जाती है, आर्मी वालों को और गवर्नमेंट हॉस्पिटल बस, क्योंकि ये क्या करते हैं, मेडिसिनल डोज में मॉर्फिन को जो प्रेगनेंसी में, लेडी प्रेगनेंसी में जो डिलीवरी होती है, तो बताते हैं उसमें कितनी हड्डी टूटने के बराबर दर्द होता है, कितनी बताई तुमने, 12 हड्डियां टूटने, 12-13 हड्डियां एक साथ टूटने के बराबर दर्द होता है। तो डॉक्टर ना मेडिसिनल डोज में क्या देते हैं, मॉर्फिन। यहाँ अलाउड है। आर्मी वालों को क्यों अलाउड है? आर्मी में जो जंग में जो लोग जाते हैं ना, तो तुमने कई ऐसी मूवीज भी देखी होंगी जब वास्तव में, भाई मूवी में तो कुछ अलग होता है और रियल लाइफ में बहुत अलग होता है। गोली लग गई यहाँ पे और एक्सट्रीम पेन होता है, बहुत ज्यादा पेन, तो उसी टाइम वो क्या करते हैं, मेडिसिनल डोज में ऐसे मार देते हैं, तो पेन 0 नील, मतलब इतना नील कि अगर किसी का हाथ कट के गिर गया ना और उसने अगर मॉर्फिन मार दी, तो वो अपना हाथ उठा के भी खड़ा हो जा सकता है। मॉर्फिन नार्कोटिक ड्रग है, खतरनाक ड्रग, तो ये सिर्फ यही मिलेगा तुम्हें और कहीं नहीं मिल सकता। मतलब दर्द का नामो निशान गायब, 0 पेन। और कुछ होते हैं नॉन नार्कोटिक ड्रग जिनकी लत नहीं पड़ती, जैसे पैरासीटामोल। अब तुमने आज पैरासीटामोल खाई तो तुम बुखार ठीक होगा, तो ये थोड़ा ना बोलो कल मम्मी आ जाए को मजा, कल मजा। लेकिन अगर तुमने ना 2 दिन ले ली ना ये कोडीन या हेरोइन, मैं बता रहा हूँ तुम खाना छोड़ दोगे, लेकिन ये नहीं छोड़ पाओगे। इनके लिए कहाँ भेजते हैं लोगों को सही होने के लिए। कितने भोले बच्चे हैं, अरे वो क्योंकि ऐसे बेइज्जती मत करवाओ कि तुम नरेला में रहते हो। तुम्हें हर चीज के बारे में पता होना चाहिए। ये तुम चैप्टर नंबर 16 का नाम पता है क्या है? वो तो हट गया कोर्स है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। मत 40 ड्रग्स पढ़ने होते हैं, हट गया तुम्हारे कोर्स में।
नाम भी सुना होगा कई ने तो कई बार। रिहैब सेंटर होता है, बोलते हैं उनको। ड्रग्स की लत छुड़वाने को बोलते हैं रिहैब सेंटर। और मैं ये बात तुम्हें अब इसीलिए बोल रहा हूँ कि तुम बच के रहियो। दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये जितने भी ड्रग्स मैंने नाम बोले ना, उनमें से रूल से लेके गांजा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, गांजा, वीड्स से लेके तुम्हारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में सब आ चुके हैं और तुम्हारे सामने घूमेंगे अब आगे पीछे। तो तुम बच के रहियो, क्योंकि अल्कोहल जो होता है ना, उसको छोड़ने के लिए तो बड़ा सिंपल सा खेल है, ये नहीं छूटते, ये मौत पे छूटते हैं। इसलिए रिहैब सेंटर बनाए गए हैं। रिहैब सेंटर की फीस भी बहुत ज़्यादा महंगी होती है, कनाडा में भी है, हर जगह है। और मैं तुम्हें ये इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जो मेरे स्टूडेंट आते हैं, सारी इंफॉर्मेशन निकलती है वहाँ से। लिखो भाई, जितना हो सके बच के रहो और जितना हो सके दूसरों को बचा लो, अगर किसी की लाइफ बचा पाओ तो। पार्ट पर मिलियन, पीपीएम, बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जैसे मान लो तुम्हारे सामने दो केस दे रहा हूं मैं, फिर तुम इसकी जो बातें हैं ना उनको देखना, पहले दो केसों को डिस्कस करो। मान लो जैसे तुम्हारी क्लास में 40 बच्चे हैं, जिनमें से 37 बच्चे पास हो गए। बताओ कितने परसेंट पास हो गए? बोलो भाई। 37 पास हो गए, 40 टोटल थे, इनटू में 100, बताओ आंसर। मुश्किल है क्या? लो भाई, कितने पास हो गए? अब बताओ। 74% बच्चे पास हो गए। जब परसेंटेज जो है ना वो इसीलिए बनाई गई थी ताकि हम उसको ना 1 से लेकर 100 के बीच में वैल्यू आए, इसे बोलते हैं परसेंटेज। ठीक है ना? अब बताइए एक बार, स्कूल में पानी जो बच्चों को पीने के लिए दिया गया था, उस पानी में पाया गया कि 0.003 ग्राम क्लोरीन की मात्रा है, और ये सैंपल लिया गया इन 1 kg ऑफ वाटर। कहने का मतलब है वो जो बिस्लरी की बोतल होती है ना, वो आए लैब वाले और उन्होंने देखा कि स्कूल में इनको पानी बच्चों को कैसा मिल रहा है पीने के लिए, तो उन्होंने पूरी बोतल भरी, ठीक है, बंद करी और लैब में ले गए और देखा कि पूरी बोतल के अंदर 0.03 ग्राम क्लोरीन पाया गया। बताओ इसकी परसेंटेज क्या है? क्या करोगे भाई तुम? वाटर लिखना गलत है, सैंपल लिखो, जो भी सैंपल वो लेके गए तुम्हारे उसमें से। तो बोलो भाई क्या करोगे? परसेंटेज बताओ। परसेंटेज इज इक्वल टू 0.003 अपॉन में किलो। बहुत बढ़िया। किलोग्राम को ग्राम में, बहुत बढ़िया, इनटू में आंसर क्या है? 0.0003%। क्या ये लिखना साइंटिफिक लैंग्वेज में ठीक है? गलत है। परसेंटेज तो यार 1 से 100 के बीच में होती है, 30%, 40%, ठीक है ना, 10%, ये भी ठीक है। ये क्या मतलब हुआ? वो कह रहा है चीफ ऑफिसर आया पूछने के लिए, हाँ भाई कितनी क्लोरीन की मात्रा मिली? सर इसमें मिली है 0.00000, उसके आगे 0 पागल हो तुम, 0 इतनी जीरो लगा दी। वो तुम्हारी जीरो गिन रहा है खड़ा होके, ठीक है ना, उसको तो बड़ा बोलेंगे ना, कितनी, रुक जाओ भाई, कितनी जीरो बोली तूने? सर 0 पॉइंट के बाद मैंने 3 जीरो बोली। अच्छा। इसीलिए ये बेवकूफ से बचने के लिए पीपीएम की खोज की गई। अगर सॉल्यूशन के कंपैरिजन में सॉल्यूट की मात्रा बहुत छोटी होती है तो हम क्या यूज करते हैं? पीपीएम। इसका फार्मूला क्या था? पीपीएम इज इक्वल टू मास ऑफ, बहुत बढ़िया, वन कंपोनेंट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100, और आंसर क्या आया? मास ऑफ 10, बहुत बढ़िया, 10 की पावर 6, क्योंकि ये ppm, m का मतलब मिलियन, 10 की पावर 6, ठीक है ना। तो मास ऑफ वन कंपोनेंट कितना? 0.03 डिवाइड बाई
सॉल्यूशन 10 की पावर 3 इंटू में 10 की पावर 6। बताइए आंसर क्या है? 3%। 3 ppm। अब वो ऑफिसर आया पूछने के लिए, हाँ भाई कितनी क्लोरीन की मात्रा मिली? ऐसे नहीं बोलना। So it's 3 ppm। अब तुम लगे वहां पर जेंटलमैन, ठीक है ना, पढ़े लिखे, ये नहीं कि सर 0.0000 उसको वो थप्पड़ मार देगा बेचारा। कई हो जाते हैं ऐसे, भर्ती दे के पैसे भर्ती हो गई, भाई सर आने वाले हैं भाई परसेंटेज निकाल के बैठ जाओ, पूछेंगे भी वो, तो वो सुनते हैं भाई लिखो। ppm और उसमें सारी की सारी जो वैल्यूज है ना, उनके एक तो डेफिनेशन को ध्यान से देखना। इट इज यूज्ड व्हेन सॉल्यूट इज एक्सट्रीमली स्मॉल कंसंट्रेशन इन कंपैरिजन टू द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्वेंट। गलत है, नहीं तो सॉल्वेंट ठीक भी है, सॉल्वेंट भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। बाकी तुमने देख लिया, उसके बाद ये न्यूमेरिकल है, ये भी देख लिया। न्यूमेरिकल में ना उन्होंने पहले क्या निकाला है? परसेंट निकाली है इस बच्चे ने, ऊपर ppm भी निकली हुई है, नो प्रॉब्लम। ठीक है भाई, परसेंटेज भी निकली हुई है और ये भी निकली है। चलो अब एक होमवर्क है, होमवर्क नहीं यही का होमवर्क है, जल्दी से आंसर बताना क्या होगा। एक्सरसाइज मानो जल्दी से, इस बच्चे ने वो नहीं किया है। टू 2.9 का जो एक्सरसाइज 2.9, और जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे दो, और ये क्लास खत्म होती है यहाँ पे। A sample of drinking water was found to be severe बहुत भाई साहब बहुत ज्यादा खतरनाक है, तो contaminated with किससे? क्लोरोफॉर्म। अगर आप लंबे समय तक क्लोरोफॉर्म का पानी पियोगे तो कैंसर होगा, ये कार्सिनोजेनिक होता है। लिखा है मैंने? लिखा देखो आगे, supposed to be carcinogenic या जैन। The level of contamination was 15 ppm। जो बंदा वहां गया उसने बताया भाई 15 ppm। गांव वाले क्या कर रहे हैं बेचारे, ड्रिंकिंग वाटर में 15 ppm क्लोरोफॉर्म पी रहे हैं रोज। तो उन्होंने कहा कि इस 15 ppm का क्या निकालना है हमें? पहला क्वेश्चन मास परसेंटेज। चलो भाई हो गया, सुनो ध्यान से, बस मेरी ये बात सुन लो, बाकी इसे घर से करके लाना है। 15 ppm बोला भाई वो ऑफिसर, बोला 15 ppm है। अब बताइए क्या बोलोगे इसको? 15 ppm को मास ऑफ क्लोरोफॉर्म कितना हो गया? 15 ग्राम। तो बताइए मास ऑफ सॉल्यूशन कितना माना जाएगा? ppm है, कितने में 15 है? 10 की पावर 6। 10 लाख में 15 ग्राम पाया गया। तो क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया? बोलो भाई, सॉल्यूशन सॉल्यूट 9,99,995 ग्राम हो गया। 85 ग्राम हो गया। इसको बोलते हैं सॉल्यूट, इसको बोलते हैं सॉल्यूशन, और ये सॉल्वेंट। इतना पता लग गया। अब घर से तुम आराम से बैठ के मास परसेंटेज निकाल दोगे? निकाल के लिए बैठे। और अपनी एनसीईआरटी रोज लो, जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा भर दो, और इसको ना रेगुलर क्लास स्टार्ट कर दो।